नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय विषय इतिहास में उदारवाद और उग्रवाद में अंतर को पढ़ेंगे। जैसा कि हम समझ चुके हैं कि कांग्रेस के दो धड़े, एक उदारवाद और एक उग्रवाद के नाम से जाने जाते थे। उदारवादी शांति प्रिय, अंग्रेज़ों के प्रति सकारात्मक विचार व ब्रिटिश शासन के अधीन ही स्वशासन, स्वायत्त शासन की मांग करते थे। वहीं उग्रवाद विचारधारा वाले पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के विरोधी थे और वे हिंदू धर्म संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए आंदोलन, विद्रोह, सशस्त्र क्रांति आदि में विश्वास रखते थे। उग्रवाद की विचारधारा वाले उदारवादियों की प्रवृत्ति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा में मानते थे। उग्र राष्ट्रवादियों का उद्देश्य स्वराज्य था, जबकि उदारवादी ब्रिटिश शासन के अधीन ही स्वायत्तता की मांग है वो करते थे। तो उग्रवाद और उदारवाद में हम अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला था राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति में अंतर। तो देखिए, उदारवाद और उग्रवाद दोनों ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन दोनों के प्राप्त करने का तरीका है वो अलग अलग था। ठीक है, जैसे राजनीतिक अधिकारों और अपनी मांगों के बारे में उदारवादी केवल संवैधानिक उपायों से ही प्राप्त करना चाहते थे। उदारवादियों का विश्वास था कि हमें जो भी अधिकार हैं वो संविधान सम्मत प्राप्त करने हैं, जबकि उग्रवादी विचारधारा वाले समझते थे कि अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक संघर्ष, विद्रोह, आंदोलन, हड़ताल कुछ भी करनी पड़े, हमें करनी चाहिए। विदेशी शासन से सहयोग की स्थिति उग्रवादियों को मान्य नहीं थी। विदेशी शासन तथा भारतीय जनता के परस्पर विरोधी उद्देश्यों से शासन के प्रति विकर्षण स्थापित करना आवश्यक था और इसी कारण उग्रवादी विचारधारा को इसी कारण से शासक द्वारा स्वेच्छा से स्वराज्य प्रदान करने की स्थिति युक्त नहीं लगी थी। वे स्वराज्य को स्वाधिकार मानते हुए उसे स्वयं प्राप्त करना चाहते थे। इस पर विपिन चंद्र पाल ने कहा था कि कोई किसी को स्वराज्य नहीं दे सकता। यदि आज अंग्रेज उन्हें स्वराज्य देना चाहे तो वह ऐसे स्वराज्य को ठुकरा देंगे। कारण यदि मैं जिस वस्तु को उपार्जित नहीं कर सकता उसे स्वीकार करने का भी पात्र है वो नहीं। लोकमान्य तिलक का कहना था कि राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजों के साथ सहयोग करना, भिक्षा तथा उपहार, वरदानों के रूप में कुछ प्राप्त करना हमारे धर्म संस्कृति के खिलाफ माना जाएगा। 1909 में गरम दल या उग्रवाद विचारधारा से जुड़े हुए लाला लाजपत राय ने अपने 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में भी यह बात कही थी कि एक अंग्रेज को भिखारी से बड़ी घृणा और विरक्ति होती है। मेरे विचार में भिखारी हैं ही इस योग्य की
उससे घृणा की जाए। अतः हमारा कर्तव्य है कि अब हम अंग्रेज़ों को दिखा दें कि हम भिक्षुक नहीं हैं, हमारा आदर्श भीख मांगना नहीं है, वरन आत्मसम्मान की निर्भरता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि दोनों के विचार अलग अलग थे। उदारवादी शांति प्रिय संविधान सम्मत उपायों में विश्वास रखते थे, उग्रवादी इसमें विचार हैं वो नहीं रखते थे। वे येन केन प्रकार स्वाभिमान की तरह हर वस्तु हर अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। अगला है हिंदू संस्कृति का पुनरुत्थान। तो देखिए, उदारवादियों पर पाश्चात्य संस्कृति का व्यापक प्रभाव था और वे पश्चिमीकरण के समर्थक थे, जबकि उग्रवादी भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में दृढ़ विश्वास करते थे और हिंदू राष्ट्रवाद से अत्यधिक प्रभावित थे। राष्ट्रवाद का भारतीयकरण एक अभूतपूर्व स्थिति का परिचय था। उग्रवादी विचारधारा का राष्ट्रवाद भारत के गौरवपूर्ण प्राचीन महत्व का आधार पाकर जनमानस में एक नवीन अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास व प्रेरणा का माध्यम बना था। और इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव शुरू करवाकर भारतीय जनमानस में प्राचीन गौरवान्वित अतीत व हमारी हिंदू संस्कृति का पुनरुत्थान कार्य करवाया था। इसी तरह से जो उदारवादी थे वे पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य प्रभाव को संस्कृति में स्वीकार करते थे, जबकि उग्रवाद या गर्म दल के विचारक इस प्रकार की विचारधारा के पक्षधर हैं वो नहीं थे। तिलक व अन्य गर्म दल के नेताओं ने हिंदू संस्कृति के पुनरुत्थान का प्रचार किया। एक और इससे राष्ट्रीय आंदोलन को नवजीवन मिला, तो दूसरी ओर अनेक मुसलमानों ने अपने आप को इस हिंदू आंदोलन से वो दूर कर दिया था। इसी तरह से जब बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव शुरू किया तो मुस्लिम लीग इनसे अलग हो गई और बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग बंगाल में विपिन चंद्र पाल ने काली पूजा को शुरू करवा दिया। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज की गतिविधियों को तेज कर दिया और उस समय में कई ऐसे उदारवादी विचारक थे जो भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य को सही भी मानते थे, जबकि उग्रवादी ऐसा नहीं मानते थे। वे भारत के प्राचीन अतीत मूल्यों में विश्वास है वो रखते थे। ये दोनों के बीच में भिन्नता थी। फिर है न्याय संगत हिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन। तो देखिए, ब्रिटिश पत्रकार वैलेंटाइन शिराल ने तिलक के बारे में कहा था कि लोकमान्य तिलक भारतीय असंतोष के जनक। इसमें कोई संदेह नहीं कि तिलक उग्रवादी थे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा ही यह कहता था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। और उन्होंने अपने समाचार पत्र केसरी व मराठा में अंग्रेज़ों के बारे में जो उनके कुकृत्य, उनके द्वारा मानवीय यात्राएं थी, उनको लेख के रूप में छापने में सफल हुए थे। तो इससे कोई संदेह नहीं है कि तिलक उग्रवादी थे और उग्रवादियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति पसंद नहीं थी। वे अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए संघर्ष की बात करते थे, परंतु वे हिंसक उपायों के विरोधी थे। परंतु कुछ युवा उग्रवादियों ने संघर्ष के सिद्धांत को तोड़ मरोड़ कर न्याय संगत हिंसा में बदल दिया, ताकि वे अपनी हिंसात्मक कार्रवाइयों को उचित आधार प्रदान कर सकें। इस आधार पर उन्होंने कहा
कि अन्याय अत्याचारी की हिंसा करना पाप नहीं है, पुण्य है, और हमारे धर्म में भी ऐसा माना गया। तो तिलक और उनके अनुयायी तो केवल भारतीयों की शक्ति को संगठित करके ब्रिटिश सरकार पर जोरदार दबाव बना रहे थे, ताकि विवश होकर सरकार उनकी मांगों को है वो ठुकरा सके। और इसके विपरीत उदारवादी विचारधारा के लोग सरकार से समझौता करके वैधानिक उपाय, प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र सरकार को बार बार अवगत कराकर राजनीतिक कार्य करवाने में अपना विश्वास है वो जताते थे। तो ये इनके बीच में भिन्नता थी। इसके बाद है समर्थन के आधार पर। तो देखिए, कांग्रेस के उदारवादियों को अनेक प्रतिष्ठित उदारवादी अंग्रेजों व ब्रिटिश सांसदों का समर्थन एवं सहयोग मिला, परंतु उग्रवादियों को ब्रिटिश विधानवादियों अथवा सामान्य अंग्रेज नेता से भी इस प्रकार का समर्थन नहीं मिल पाया। उल्टे सरकार ने उन्हें दबाने के लिए अपने दमन चक्र को बहुत तेज कर दिया, और ऐसे अवसरों पर उदारवादियों ने भी उनका बचाव करने का कोई प्रयास है वो नहीं किया था। तो इस तरह उदारवादी और उग्रवाद दोनों के विचार बहुत से अलग अलग थे। इसके बाद हम देखते हैं स्वदेशी आंदोलन के संबंध में। तो देखिए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो जन आंदोलन चला था उसने स्वदेशी आंदोलन को नया स्वरूप प्रदान कर दिया, क्योंकि बंग भंग जब हुआ था, बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने, तो उसने ये सोचकर किया था कि इस विभाजन के बहाने, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के बहाने भारत में हिंदुओं और मुसलमानों में गहरी खाई पैदा कर दी जाए। लेकिन उनका विचार सफल नहीं हुआ। भारतीयों ने, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, इस दौरान स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया। विदेशी वस्तुओं की जगह स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल का नारा कांग्रेस के मंच से 1891 ईस्वी से ही शुरू हो गया था, परंतु इस दिशा में कभी गंभीर प्रयास नहीं किया गया। लेकिन बंग भंग आंदोलन के दौरान उग्रवादी नेतृत्व में स्वदेशी और विदेशी बहिष्कार शुरू कर दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय जनता के संघर्ष के शक्तिशाली हथियार हैं वो बन गए, अर्थात ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार, बाइकआउट करने के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू है वो कर दिया। उदारवादी नेतृत्व में स्वदेशी का विचार भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने तक ही सीमित था, किंतु उग्रवादी नेतृत्व ने प्रत्येक भारतीय वस्तु के साथ गहन अनुराग का रूप धारण कर लिया। स्वदेशी एक आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक अस्त्र बन गया। इसके विपरीत उदारवादी स्वदेशी की बात तो करते थे, परंतु उसका भरपूर समर्थन कभी भी नहीं किया था। ये स्वदेशी आंदोलन के संबंध में भिन्नता दिखती है। अगला है बाइकआउट के संबंध में। तो देखिए, उदारवादी विदेशी वस्तुओं एवं विचारों के बाइकआउट के समर्थक नहीं थे। उदारवादी इसके समर्थक नहीं थे, जबकि उग्रवादी विदेशी वस्तुओं के साथ साथ विदेशी विचारों के बहिष्कार के भी समर्थक थे। उनकी दृष्टि में बहिष्कार का अर्थ केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं था। उनके कार्यक्रम में शासन से असहयोग, सरकारी नौकरियों तथा उपाधियों का बहिष्कार, जो लोग विदेशी सामान खरीदते और बेचते थे
उनका बहिष्कार भी सम्मिलित था। इसके विपरीत उदारवादी बहिष्कार के घोर विरोधी थे और उनका मानना था कि एक ओर तो अव्यावहारिक हैं और दूसरी ओर जनता की सेवा के लिए उपलब्ध सुनहरे अवसरों का परित्याग है। इस तरह बाइकॉट के बारे में भी इनके विचार हैं वो अलग अलग थे। अगला अपन देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो उदारवादी विदेशी शिक्षा पश्चिमी शिक्षा को भारतीयों के लिए अच्छा मानते थे, परंतु जब बंग भंग आंदोलन के दौरान सरकारी शिक्षा विभाग का पूरा इस्तेमाल छात्रों, शिक्षकों को बायकॉट तथा स्वदेशी आंदोलन से दूर रखने के लिए किया गया, तो राष्ट्रीय नियंत्रण में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का निर्णय है वो लिया गया था कि अब हमें अंग्रेजों की अधीन नहीं शिक्षा प्राप्त करनी है, हमें स्वदेशी भारतीय मूल्यों वाली शिक्षा प्राप्त करनी है और इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। और इसी फलस्वरूप 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल नेशनल स्कूल की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार 26 जुलाई 1906 को बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोला गया। राष्ट्रीय शिक्षा की आवश्यकता के संबंध में रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि भारत में विदेशियों द्वारा शिक्षा का नियंत्रण और निर्देशन सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति पर जोर देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इसी तरह उग्रवादी विचारक बंगाल से बाहर आकर तिलक व लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा कार्य को बढ़ाया, नव युवकों को राष्ट्रीय शिक्षा की भावना से वो जोड़ा था। अब आगे अपन देख सकते हैं कार्यक्रमों की दृष्टि से भिन्नता। तो देखिए, उग्रवादियों के पास स्वदेशी, स्वावलंबन, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक व आर्थिक व राजनीतिक सभी दृष्टियों से ठोस कार्यक्रम थे, जबकि उदारवादियों के पास सरकार की गतिविधियों का गुण अवगुण के आधार पर समालोचना करने के अतिरिक्त और कोई कार्यक्रम है वो नहीं था। और इसी प्रकार एक बुद्धि पक्ष था तो दूसरा भाव पक्ष था। और पहला पक्ष जहाँ कुछ मानसिक सुविधाएं प्राप्त करना चाहता था, तो दूसरा पक्ष है वो राष्ट्र में मानसिक परिवर्तन चाहता था और राष्ट्र में मानसिक परिवर्तन चाहता था। उदारवादियों में आत्मविश्वास की कमी थी, तो उग्रवादी पूर्ण रूप से आत्मविश्वास से लबालब थे। उदारवादी कष्ट और बलिदान के लिए तैयार नहीं थे, जबकि उग्रवादी सभी प्रकार के कष्ट, त्याग, बलिदान के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उदारवादी पक्ष देश की भूमि के साथ अपना रागात्मक संबंध स्थापित करने में अधिक सफल नहीं हो पाए, जबकि उग्रवाद अपने आकर्षण कार्यक्रमों के माध्यम से देश की जनता का मन टटोलने में और विश्वास प्राप्त करने में है वो सफल हुए थे। तो इस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं में उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा में बड़ा अंतर चल रहा था और दोनों ही विचारधाराएं
उदारवाद और उग्रवाद दोनों ही विचारधाराएं आपस में एक दूसरे की से अलग थी, लेकिन दोनों ही भारतीयों की स्वराज्य के लिए वो लगे हुए थे। धन्यवाद।